नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या ट्रंप अपने असली मकसद पर लौट आए हैं और क्या उन्होंने ये पूरा युद्ध उस एक मकसद के लिए ही लड़ा था। ये मकसद है तेल, यानी दुनिया में जहां भी तेल होगा वहां अमेरिका होगा, वहां ट्रंप होंगे, क्योंकि ट्रंप को तेल पसंद है। वास्तव में ईरान की न्यूक्लियर साइट, यूरेनियम एनरिचमेंट तो एक बहाना है या शिगुफा था जो ईरान पर हमले के लिए छोड़ा गया। ट्रंप को तो वेनेजुएला की तरह ईरान के तेल पर कब्जा करना था और अब उनका ये मकसद उनकी जुबान पर भी आ चुका है। आपको सुनाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि ईरान का तेल उनकी पसंदीदा चीज है। उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है कि अब वो इसके लिए ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लें, जहां से ईरान तेल का 90% व्यापार करता है। और जिस वक्त ट्रंप खार्ग द्वीप और ईरान के तेल पर कब्जा करने की बात कह रहे थे, तब अमेरिका के 3,500 मरीन्स के साथ युद्धपोत यूएसएस ट्रिपली ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है। हालांकि ट्रंप ईरान से अच्छी बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका से कोई सीधी बातचीत हो ही नहीं रही है। इस बीच ईरान ने मुस्लिम देशों में अपने हमले तेज करने के साथ अपने प्रॉक्सी संगठनों को और ज्यादा सक्रिय कर दिया है। हिजबुल्लाह के बाद हूती ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरी पर भयानक हमला किया, तो हूती ने भी इजराइल में 2 मिसाइल हमले करके नया मोर्चा खोल दिया है। और अब हूती की अगली तैयारी अदन की खाड़ी को रेड सी से जोड़ने वाले बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की है। अगर ऐसा हो गया तो पनामा कैनाल के जरिए यूरोप का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने भी कुवैत की लाइफलाइन माने जाने वाली पानी के प्लांट पर हमला कर दिया है और सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को बुरी तरह डरा दिया है। सवाल यह है कि अब अगर ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े तो क्या ईरान मुस्लिम देशों को पानी के लिए तरसा देगा? लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने यूएई में अमेरिका के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने यूएई में अमेरिका के उन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को नष्ट कर दिया है, कम से कम नष्ट करने का दावा किया है, जो इस युद्ध में उसकी आंख और कान बने हुए थे। यानी इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। ये एक ऐसा मामला है जिसमें आप देखिए, ये हमला जिसकी अमेरिका ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो रडार सिस्टम उसने ईरान की मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स को हवा ही में इंटरसेप्ट करने के लिए बनाए, वही रडार सिस्टम इस युद्ध में बुरी तरह फेल हो जाएंगे। और यही आत्मघाती हम जो ड्रोन्स हैं, इन रडार सिस्टम्स को बर्बाद कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ और ईरान के मुताबिक उसके 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन्स ने अमेरिका के 5,000 करोड़ रुपए के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को नष्ट कर दिया है। अब तक जिस भी युद्ध में अमेरिका शामिल होता था, उस युद्ध को युद्ध कम और अमेरिकी हथियारों की प्रदर्शनी ज्यादा माना जाता था। ये कहा जाता था कि दुनिया जब इन युद्ध में अमेरिकी हथियारों का लाइव डेमो देखेगी तो इन हथियारों को खरीदने के लिए कई देश अमेरिका के अपने आप ही उनके पास खींचे चले जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के इस नैरेटिव को भी तोड़ दिया। जिस युद्ध को अमेरिका ने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन माना था, वही युद्ध अब अमेरिकी हथियारों की नाकामी, उनकी कमियों को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। और दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका के हथियार 100% सुरक्षित नहीं है और ये फेल भी हो सकते हैं। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए जो सऊदी अरब से आई हैं। ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल्स और आत्मघाती ड्रोन से जबरदस्त हमला किया और दावा यह किया कि इस हमले में अमेरिका के जो E-3 विमान है उसके 2 टुकड़े हो गए। इस विमान को एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या E-3 सेंट्री भी कहा जाता है, जो एक निगरानी विमान है, सर्वेलेंस फ्लाइट है। अमेरिका दावा करता था कि यह विमान उड़ान भरते हुए एक बार में 600 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। जब अमेरिका ने इस विमान को बनाया तो दुनिया ने इसे चमत्कार माना कि जैसे चमत्कारिक विमान है। यही सोचा कि जो विमान युद्ध में 600 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, उस विमान के सामने दुश्मन देश की सेना टिकेगी कैसे। लेकिन ईरान ने यहां भी सबको गलत साबित कर दिया। दावा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल से इस 3,000 करोड़ रुपए के विशाल विमान के 2 टुकड़े कर दिए हैं।
हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि इस हमले में रशिया ने ईरान की मदद की है। रशिया ने ईरान को इस विमान से जुड़ी सभी जानकारी और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें चोरी छिपे भेजी, जिनकी मदद से ईरान ने यह हमला किया और इस विमान को नष्ट कर दिया। तो ज़ेलेंस्की अपने पुराने तरीके से चल रहे हैं और ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन ही मदद कर रहे हैं इस वक्त ईरान की। कुछ लोग इसे पोएटिक जस्टिस भी कह रहे हैं, जिसका मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। रशिया के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन की जो मदद की, उसके कारण यूक्रेन रशिया के 361 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर पाया। और अब जब रशिया को मौका मिला है तो वो भी ईरान की मदद करके अमेरिका को वैसे ही जख्म दे रहा है और ये बता रहा है कि वक्त सबको मौका देता है, इस बार रशिया की बारी आई। अब तक ये पूछा जा रहा था कि अमेरिका क्या ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीन के रास्ते ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। और जब भी ये सवाल आप एक्सपर्ट्स के सामने पूछते स्टूडियो में, तो सभी का यही कहना था कि अमेरिका ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो बहुत मुश्किल में घिर जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये हमला जरूर होगा। बस सवाल इतना है कि कब होगा, कैसे होगा। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, क्योंकि इस बार हमने आपके लिए खास इंतजाम किया है। एक ये बड़ा स्क्रीन है जिस पर हम हमेशा आपको दिखाते हैं, लेकिन यहां से हम आपको इस स्क्रीन पर लिए चलते हैं जिसमें आप सब कुछ करीब से भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए आज ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो तमाम जहाज हैं, जूम इन करके दिखाइए, जो फारस की खाड़ी और इधर ओमान की खाड़ी, दोनों में ही भर दिए हैं अमेरिका ने। अब इसमें इससे पहले ये वाले नाम तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, मैं आपके लिए मार्क ही कर देती हूं। ये देखिए, ये है यूएसएस एब्राहम लिंकन, जिसके बारे में आप बड़े दिनों से सुन रहे थे। लेकिन अब जिस पर आपकी नजर रहनी चाहिए वो है, सबसे नीचे आ जाइए, यूएसएस ट्रिपली, एक ऐसा विमान जो अब यहां पर मरीन्स के साथ पहुंच रहा है और इस पूरे इलाके में ईरान के करीब ऑपरेशनल पॉइंट पर यह आ गया है। अब इसमें देखिए, चाहे वो आप यूएसएस एब्राहम लिंकन हो, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन हो जूनियर, यूएसएस स्प्रुएंस हो, यूएसएस मैकफॉल हो, यूएसएस पिंकेनी हो, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक, यूएसएस ट्रिपली आ गई है, यूएसएस मिलियस, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस मिशर, ये सारे के सारे जो जहाज हैं अमेरिका के, वो इस इलाके में पहुंच चुके हैं। तो ये सारे क्रूशल है। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये जो गल्फ ऑफ पर्शिया है, फारस की खाड़ी, इसमें भी 3 जहाज फंसे हुए हैं, यूएसएस तुल्सा, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस सांता बारबरा, और यहीं पर खार्ग द्वीप है। जूम इन कीजिए, बिल्कुल करीब इसके, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, मैंने एक सेकंड में आपको मार्क करके दिखा देती हूं। ये है खार्ग द्वीप, ये जगह खार्ग द्वीप। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि सारा कुछ एक्टिविटी है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो ये एम्फिबियस असॉल्ट शिप है। जूम इन कीजिए, इस तरफ आइए, इस वाले हिस्से में। ये जो पीला जहाज है, ये एम्फिबियस असॉल्ट शिप है और इसीलिए ये ट्रिपली का यहां पर आना सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जैसे ही यूएसएस ट्रिपली यहां पर आ जाएगी तो ये गेम चेंजर बताया जा रहा है और यहां पर अब वो पहुंच गया है। बताया जा रहा है लगभग 3500 मरीन्स है। ये मरीन्स क्या कर सकते हैं इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ईरान और सऊदी अरब के बीच ये जो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, और यहां पर पूरे इलाके में यूएस ने जिस तरह की तैयारी की है, वो साफ इशारा कर रहा है कि फॉर द फाइनल असॉल्ट, यही डोनाल्ड ट्रंप अब कह भी रहे हैं कि हम आर पार की लड़ाई इस बार करना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं लिए चलती हूं और यहां पर आपने ये सब देख लिया है। यूएसएस ट्रिपली के बारे में भी आपको जरा बताते हैं कि आखिर इस जहाज के जरिए इस वक्त क्या दांव खेला जा रहा है। तो देखिए, जब आप पहुंचेंगे इस पूरे इलाके में, 27 मार्च को पहुंचा है और 3500 मरीन कमांडोज इसमें तैनात हैं। यूएसएस ट्रिपली एक एम्फिबियस जहाज है। इन सारे युद्धपोत में असॉल्ट शिप की संख्या सिर्फ एक है, जो कि हमने आपको बताया, एम्फिबियस असॉल्ट शिप जिसे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जमीनी हमलों के लिए होता है। यह युद्धपोत 2 दिन पहले 27 मार्च को वहां पर पहुंचा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक इसमें कुल 3500 मरीन्स हैं। अब ये मरीन्स क्या कर सकते हैं? मरीन्स का मतलब होता है उन सैनिकों से जो समुद्र के रास्ते किसी द्वीप या देश के समुद्री तट पर उतरकर हमला करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। यानी ये वो मरीन्स होते हैं जो वहां पर लैंड करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर उस जमीन पर वो कब्जा कर लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान पर जमीनी हमला कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब इस युद्ध में अमेरिका
फाइनल ब्लो की तरफ जाना चाहता है। और इसीलिए आज हमने आपको इन तमाम जहाजों की लोकेशन दिखाई। लास्ट एक्शन कहा जाता है हिंदी में, अंतिम प्रहार कहा जाता है। इस अंतिम प्रहार में अमेरिका के 3 बड़े टारगेट होंगे, जिनमें पहला टारगेट है ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में ले लेना। ये वही 440 किलोग्राम यूरेनियम है जिसे ईरान 60% तक एनरिच कर चुका है। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब अमेरिका ने यह सोचा है कि वो वायुसेना की मदद से अपने कुल 5 से 10 हजार सैनिकों को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर उतारेगा। इन जवानों को उस न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा में तैनात ईरान के जवानों से युद्ध लड़ना होगा और इसके बाद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेकर उसे मिलिट्री विमानों की मदद से स्टोर करके अमेरिका में लाना होगा। कई लोग इसे मिशन इम्पॉसिबल मान रहे हैं। यह मिशन आसान नहीं होगा और इसमें 3 बड़ी चुनौतियां होंगी, वो भी आपको बताते हैं। पहला, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा जवान हो सकते हैं। भाई वहां ईरान में लाखों सैनिक हैं और आप सारे मिला के भी पूरे खाड़ी देशों में जितने भी आपके हैं सबको मिलाकर भी 50-60 हजार पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों पर सरप्राइज अटैक भी हो सकता है। इस ऑपरेशन में जोखिम बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसमें यह भी खतरा है कि ईरान की सेना अमेरिकी जवानों को पकड़कर उन्हें बंधक बना सकती है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अगर एक भी अमेरिकी जवान वहां पर बंधक बनाया जाता है, फिर किस तरह का गुस्सा अमेरिका में दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद लोगों का गुस्सा, जब भी कोई इस तरह से सोल्जर वहां पर, आप सोच लीजिए, बंधक बना लिया जाए अमेरिकी, तो फिर कैसा माहौल बदलेगा। ईरान इन अमेरिकी सैनिकों को छोड़ने के बदले में अपनी कई मांगे मनवाने की कोशिश करेगा और यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार हो जाएगी। और तीसरा, इस ऑपरेशन में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का भी खतरा रहेगा, जो ईरान और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। यह रेडिएशन लीक किसी परमाणु हमले की तरह हजारों लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाएगा। अमेरिका का दूसरा टारगेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया को 20% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, पूरी तरह से उसके कब्जे में है अभी भी। लेकिन अमेरिका इसे खुलवाने के लिए यूएसएस ट्रिपली की मदद से बड़ा हमला कर सकता है। यूएसएस ट्रिपली अमेरिका का इकलौता असॉल्ट शिप है जो अभी मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्र में मौजूद है। और जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें कुल 3,500 मरीन कमांडोज तैनात हैं। अब अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे भारी युद्धपोत इस समुद्री मार्ग में मौजूद सी माइंस को हटाएंगे। इसके बाद यूएसएस ट्रिपली ईरान के तट पर पहुंचेगा और वहां से हजारों कमांडोज ईरान की धरती पर उतरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की नौसेना को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चलाएंगे। और यह ऑपरेशन भी आसान नहीं होगा। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मुख्य रूप से ईरान के छोटे बड़े कुल 7 द्वीप हैं। ये देखिए, जहां आईआरजीसी की नेवी का भारी जमावड़ा है। इन सभी द्वीपों को, इन्हीं द्वीपों से आईआरजीसी की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करती है। इन सारे द्वीपों से उन्हें हटाना होगा। इनमें भी केशम द्वीप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नस माना जाता है। केशम द्वीप, जिसका कुल क्षेत्रफल हमारी राजधानी दिल्ली के बराबर है। आईआरजीसी की नेवी ने इन द्वीप पर अंडरग्राउंड मिसाइल्स बंकर बनाए हुए हैं, हजारों स्पीड बोट्स को तैनात किया है और सीएनएन के मुताबिक आईआरजीसी की नेवी के 25,000 सैनिक यहां पर मौजूद हो सकते हैं। और दावा है कि अभी ईरान इसी द्वीप के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स भी वसूल रहा है। अब अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेना है तो उसे केशम द्वीप पर कब्जा तो करना ही होगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में रखने के लिए लार्क द्वीप, हॉर्मुज द्वीप, हेंगम द्वीप, अबू मूसा द्वीप, इन सब पर कब्जा करना होगा। और उधर वो खार्ग आइलैंड, वहां से भी नजर मत हटाइएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नजर वहीं है। ये अमेरिका के लिए आसान मिशन नहीं है। ईरान के पास अभी कुल 10 लाख जवान हैं, 10 लाख जवानों की फौज है, जबकि पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका के पास सिर्फ 50,000 जवान हैं। अब युद्ध का गणित कहता है कि 50,000 जवान कभी भी जमीनी हमलों में दुश्मन के 10 लाख जवानों का सामना नहीं कर सकते। इस जमीनी युद्ध के लिए कम से कम 3 लाख अमेरिकी जवानों की जरूरत है। 2003 में जब इराक युद्ध हुआ था, तब भी अमेरिका ने अपने 2.5 लाख सैनिकों को इराक में जमीन पर उतारा था।
अगर गाजा की बात करें तो गाजा में भी हमास के खिलाफ जमीनी युद्ध लड़ने के लिए इजराइल को 3 लाख सैनिक उतारने पड़े। ये भी तब हुआ था जब गाजा का क्षेत्रफल सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ईरान गाजा से 4,500 गुना बड़ा है और इतने बड़े देश में 50,000 जवानों के साथ जमीनी युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप है कि वो ईरान पर जमीन के रास्ते हमला करने का मन बना चुके हैं। कम से कम अभी तक की हरकतों से ऐसा ही पता चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ उनका तीसरा बड़ा टारगेट है खार्ग आइलैंड। आज उन्होंने खुलकर इजहार भी कर दिया। ईरान इसी खार्ग आइलैंड से अपना 90% कच्चा तेल निर्यात करता है। ये उसका ऑयल टर्मिनल है, समझिए, यहीं से सारा ऑयल निकलता है। यहां 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल जमा करके रखा जाता है। इसी 8 किलोमीटर लंबे 4.5 किलोमीटर चौड़े द्वीप से ईरान को उसके खजाने का 40% हिस्सा मिलता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका इस द्वीप पर अपने 2000 पैराट्रूपर्स को आसमान से उतारने के बारे में सोच रहा है। दावा है कि कुवैत से अमेरिका के लड़ाकू विमान खार्ग आइलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद मिलिट्री विमानों से 2000 पैराट्रूपर्स को इस द्वीप पर उतारा जाएगा। जब ये पैराट्रूपर्स जमीनी अभियान शुरू करेंगे तब उसी वक्त कई लड़ाकू विमानों की तरफ से खार्ग द्वीप पर बमबारी भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में करीब 24 से 36 घंटों तक हवाई हमले जारी रखे जाएंगे ताकि जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को लड़ाई लड़ने में आसानी हो। इसके बाद पर्शियन गल्फ में मौजूद 3 कॉम्बैट शिप्स को भी खार्ग द्वीप की तरफ भेजा जा सकता है और खार्ग द्वीप पर कब्जा करके अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान से उसके बाद युद्ध खत्म करवा सकता है। हालांकि बाकी सैन्य अभियानों की तरह यह ऑपरेशन भी आसान नहीं होगा। ईरान ने अभी से ही खार्ग आइलैंड पर जो तैयारी की है, बताया जा रहा है 25 किलोमीटर दूर अपनी समुद्री सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक खड़े कर दिए। इनमें हजारों सैनिकों को खार्ग आइलैंड पर तैनात किया गया है और खार्ग आइलैंड के इर्द गिर्द सी माइंस के बिछाने के साथ एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं ताकि लड़ाकू विमानों को मारा जा सके। सबसे अहम बात यह है कि खार्ग द्वीप कोई ऑयल फील्ड नहीं है, यानी ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कच्चा तेल निकलता है। ये सिर्फ कच्चे तेल का एक गोदाम है, टर्मिनल है, जहां पाइपलाइन के जरिए ईरान से कच्चा तेल भेजा जाता है और फिर इसी तेल को ईरान दुनिया में निर्यात करता है। अब खार्ग आइलैंड पर कब्जा होता है तो सबसे बड़ा डर यही होगा कि अमेरिकी सैनिकों के मारने के लिए ईरान कच्चे तेल के भंडार में आग लगा सकता है। ऐसा मुमकिन है कि जब अमेरिकी सैनिक वहां पर आ जाएं तो ईरान वहां पर आग लगाने की सोच ले और अमेरिका को वो दर्द दे सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं अपने साथ तेहरान टाइम्स के अखबार का फ्रंट पेज लेकर आई हूं, जूम इन करके दिखाइएगा। एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है, ये थोड़ी देर में दिखाती हूं, उससे पहले ये देखिए। वेलकम टू हेल, ये है आज तेहरान टाइम्स का ये वाला, देखिए हेडलाइन है वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। तो कुछ इस अंदाज में तेहरान टाइम्स ने आज अमेरिकी सैनिक, ये आपको दिख ही रहे होंगे, ये सारे अमेरिकी सैनिक यहां पर आ रहे हैं और ये अब उनका संदेश है कि जो अमेरिकी सैनिक यहां आ रहे हैं उनके लिए नर्क इंतजार कर रहा है। अब ईरान खुलकर यह धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका के सैनिक उसकी जमीन पर आए तो उन्हें ताबूत में वापस जाना होगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इन धमकियों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे और उनके फैसलों से यही लग रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ जमीनी संघर्ष शुरू करने वाला है। सुनिए। What's your plan for Carg Island, Mr. President? What's your plan for Carg Island? You know, I may have a plan or I may not, but how would I ever say that to a reporter? If I said that to a reporter, Marco would say, please, sir, let's bring you over to the helicopter immediately. Right? No, I can't tell you that. Mr. President. अमेरिकी मीडिया को ऐसा लगता है कि ईरान पर जमीनी हमले इसी हफ्ते शुरू हो सकते हैं और इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। उन्हें लग रहा है कि अमेरिकी सेना जो है, अमेरिका की सेना ईरान के द्वीप या कुछ इलाकों पर कब्जा करेगा और फिर अमेरिका जीत जाएगा। कई लोग हर कदम पर यह मान रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सेना ईरान की ताकत को आंकने में चूक गई, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा था कि आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके टॉप लीडरशिप को खत्म करके ईरान उनके सामने झुक जाएगा। नहीं हुआ। अब कुछ द्वीपों पर कब्जा करके क्या उनके तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सब पर कब्जा हो जाएगा, मुश्किल है कहना। यानी राष्ट्रपति ट्रंप को सब कुछ बहुत आसान लगता है और इस बात को आप उनके इस नए पोस्ट से समझ लीजिए जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। मतलब
ये ऐसा पोस्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। तो आइए करीब से आपको दिखाते हैं ये पोस्ट। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ईरान में अमेरिका के सैन्य अभियान को खत्म कराने के लिए वहां की सरकार से अच्छी बातचीत चल रही है। उन्हें लगता है कि इस बातचीत से अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो, अब पढ़िए असल लैंग्वेज अब आता है, अगर ऐसा नहीं होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला नहीं जाता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल के कुएं, खार्ग द्वीप और ईरान में समुद्री पानी को साफ करने वाले सभी डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ये खुद लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कुछ भी पर्दे के पीछे से नहीं करते, उन्होंने सीधा सीधा एक तो तेल के कुएं का भी जिक्र कर दिया है, खार्ग आइलैंड का भी, खार्ग द्वीप का जिक्र कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स जो हैं उन सब पर भी वो हमला कर देंगे। तो उनकी नीयत साफ है। अब ये धमकी इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपना धैर्य खो चुके हैं, अब वो ईरान पर बड़े हमले करा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की इन धमकियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी अस्थिर हो गई हैं। जब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान में जमीनी युद्ध शुरू करने वाला है, तब से ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ते हुए प्रति बैरल $116 पर पहुंच गई। आपको याद होगा थर्सडे को लगभग आया था 100 के आसपास, उसके बाद थोड़ा और नीचे आया था, लेकिन अब 116 पर फिर से पहुंच गया है। क्योंकि अगर जमीनी लड़ाई होती है, आप समझ रहे हैं कितने दिन का ये, मतलब किस तरह की अस्थिरता की वजह बनेगा। 28 फरवरी को जब ये शुरू हुआ था तब ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत थी $68, जो अब 116 पे पहुंची है। 71% की वृद्धि हुई है, 71%। सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिकी हमलों की आशंका से 2 दिन प्रति बैरल कच्चा तेल $10 महंगा हो गया, तब यही कच्चा तेल जमीनी हमले शुरू होने के बाद कहां जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है, लेकिन आज आपको इसकी सबसे नजदीक की तस्वीर दिखाते हैं। कैसे सैकड़ों जहाज वहां फंसे हुए हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक एक कैनेडियन यूट्यूबर ने अपने नए वीडियो में दिखाया है कि अब पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण है, कंट्रोल है, और ईरान की इजाजत के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। देखिए तो करीब से ये जो फंसे हुए जहाज है वो आपने देखे। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान से अमेरिका की अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने फिर कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधी कोई बातचीत नहीं चल रही है, बल्कि दोनों देश मैसेंजर के जरिए अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। और अब तक ईरान को अमेरिका की तरफ से जितने भी प्रस्ताव मिले हैं उन्हें पूरी तरह खारिज किया जा चुका है। एक तरफ बातचीत को लेकर तनाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब में अपने हमले और तेज कर दिए। इस बार ईरान ने कुवैत के पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट पर भीषण हमला किया। इस हमले में कुवैत के पानी के प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। ये प्लांट कुवैत की लाइफलाइन है, जहां से लोगों को बिजली, पीने के पानी की आपूर्ति होती है। कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हमले में डिसैलिनेशन प्लांट की मुख्य सर्विस बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। इसके अलावा यहां काम करने वाले भारत के एक कामगार की भी मौत की खबर है, और अभी भारतीय दूतावास मृतक की बॉडी को भारत भेजने की कोशिश में जुटा है। इस हमले ने कुवैत के साथ कतर, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को डरा दिया है। जबकि आप देखिए, क्योंकि इन देशों में ईरान की तरह नदियां नहीं है, ये देश 70 से 100% पानी जो है पीने का, उसके लिए समुद्र के खारे पानी पर निर्भर हैं। और उसका अर्थ यह है कि उनके पास डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो उस पानी को पीने लायक बनाते हैं, और उनका लाइफलाइन है ये प्लांट्स। यानी जो डर पहले से था वो अब होने लगा है। खाड़ी देश कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध उनके अस्तित्व के लिए खतरा बनता है तो उन्हें भी मजबूरन इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। हालांकि दलाल नेशन पाकिस्तान कह रहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अपने ही मंत्रालय में लड़खड़ा कर गिर गए, और इस घटना के दौरान इशाक डार पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में इजिप्ट के विदेश मंत्री बदर अब्देलाती का स्वागत कर रहे थे। फिसल कर गिर गए, कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर, और हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया। उसके बाद अब तक यही माना जाता था कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदना बहुत मुश्किल है। दुनिया इजराइल के आयरन डोम को देखकर यही सोचती थी कि अगर हवाई और मिसाइल हमलों से बचना है तो उनके पास भी आयरन डोम जैसा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना ही चाहिए।
लेकिन इस युद्ध में इजराइल भी बड़े पैमाने पर हमलों को झेल रहा है और सिर्फ ईरान इजराइल में घुसकर नहीं मार रहा। लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्ला भी इजराइल पर हमले कर रहा है। आज हिजबुल्ला के रॉकेट्स ने न सिर्फ इजराइल के सैन्य ठिकाने तबाह किए बल्कि हाइफा की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है। हिजबुल्ला के रॉकेट्स एक हाइफा की जो मशहूर बजान तेल रिफाइनरी है उस पर जाकर गिरे हैं और इस धमाके में रिफाइनरी के एक टैंक में भीषण आग लग गई। देखिए, तो ये जो वीडियो आप देख रहे थे वो दरअसल इजराइल पर हमले की है, जो बताया जा रहा है हिजबुल्ला की तरफ से की जा रही है। इजराइल में युद्ध का जो मंजर और नुकसान दिख रहा है उससे यह पता चलता है कि युद्ध में हर देश को एक बड़ी कीमत चुकानी होती है। यह युद्ध इजराइल के लिए भी बड़ी चुनौती लेकर आया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में अपना अभियान के विस्तार का आदेश आज दे दिया है। सुनिए, कूटनीतिक दुनिया में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है जिसे शिफ्टिंग गोल पोस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है अपने फैसलों के पीछे की वजह को बार बार बदलना, लोगों को गुमराह करना। आखिर आपका क्या मिलिट्री लक्ष्य था उसको शुरू में कुछ और बताना, फिर बीच में बदलना, फिर पलटना और मौके के हिसाब से अलग अलग रंग दिखाना। जब अमेरिका और ईरान का ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब पूरी दुनिया में ये कहा गया कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है, बाकी अमेरिका का ईरान से कोई विवाद नहीं है। जब ये युद्ध शुरू हुआ और दुनिया में ये कहा गया कि ईरान का कच्चा तेल हड़पने के लिए अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू किया है, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने इन दावों को खारिज कर दिया था। कभी उन्होंने कहा कि वो रिजीम चेंज करके ईरान के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए। कभी कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनना देना चाहते हैं क्योंकि वो एक रोग नेशन है, वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। कभी कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी दुनिया के लिए खतरा है और कभी कहा कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन दुनिया की शांति को खत्म कर सकते हैं, इसलिए ईरान के खिलाफ युद्ध जरूरी है। 28 फरवरी से 27 मार्च के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल 33 बार इस युद्ध के अलग अलग मकसद बताए। हर बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जो बात दिल और दिमाग में बैठी होती है वो जुबान पर आ ही जाती है। तो इस युद्ध के पूरे 1 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप के दिल की बात उनकी जुबान पर आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान का कच्चा तेल लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने और इस इंटरव्यू में उन्होंने शब्दशः कहा कि अगर उन्हें विकल्प मिले तो वो ईरान का जो तेल है उसको लेना पसंद करेंगे। और जो लोग अमेरिका में उनसे ये पूछते हैं कि ऐसा करने की क्या जरूरत है तो वो ऐसे लोगों को बेवकूफ मानते हैं। हम तो शुरू से आपको कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को तेल पसंद है। ये बयान बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सब कुछ सिर्फ ईरान का कच्चा तेल इसलिए हासिल करने के लिए किया और यही बात तो ईरान भी कह रहा है। आयतुल्लाह खamenei ने अपनी मौत से सिर्फ 11 दिन पहले 17 फरवरी को एक कार्यक्रम में यह कहा था कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और अब ये बात पूरी तरह सही साबित हो रही है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ईरान के कच्चे तेल में ऐसा क्या है कि अमेरिका ने इसके लिए युद्ध ही छेड़ दिया। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आखिर क्या वजह है जो ईरान का तेल इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और हमेशा ईरान को लेकर एक शत्रुता वहां बनी रहती है। पूरी दुनिया में जिन 5 देशों के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है उनमें वेनेजुएला सबसे ऊपर, जूम इन कीजिए, वेनेजुएला, फिर सऊदी अरब के बाद तीसरे नंबर पर कौन है? ईरान। अब ऐसे में ईरान के पास 208 बिलियन बैरल कच्चे तेल है का भंडार है, जबकि अमेरिका इसमें 6ठे स्थान पर है और उसके पास है 81, माफ कीजिएगा 8वें स्थान पर है 81 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार। हम रिफाइंड ऑयल की बात नहीं कर रहे। रिफाइंड ऑयल में आप देखिएगा अमेरिका ऊपर जाएगा, लेकिन जो कच्चा तेल है अनरिफाइंड ऑयल उसमें अमेरिका नीचे है। अब अमेरिका ने इसी साल जनवरी महीने में वेनेजुएला पर हमला कराया जिसके पास 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। पूरी दुनिया को यही लगा। इससे पहले वाला मैप एक बार फिर से दिखा दीजिए, एक बार फिर से, क्योंकि हमने वो पाई ग्राफ नहीं दिखाया था अपने दर्शकों को। जल्दी से दिखा दीजिए। वेनेजुएला की हिस्सेदारी जो बड़े तेल भंडार है उसमें लगभग 17.5% है। उसके बाद सऊदी अरब है लगभग 15.5% और तीसरे नंबर पर ईरान है 12% के साथ। उसके बाद कनाडा 9.2 और फिर से ये नंबर आगे जाता है। कच्चे तेल का भंडार जिन देशों के पास है, पूरी दुनिया को ये लगा कि वेनेजुएला में अमेरिका का जैकपॉट लग गया है, लेकिन हकीकत ये थी
कि अगर ईरान का कच्चा तेल ना हो तो वेनेजुएला का भी कच्चा तेल किसी काम का नहीं है। दरअसल वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी और गाढ़ा है, जिसके कारण उसे हर बार रिफाइन करने के लिए ईरान के जो कम गाढ़ा तेल है ना, उसकी जरूरत होती है। जब वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार थी, तब वो हर दिन 4 लाख ईरानी कच्चे तेल को खरीदते थे और इससे वेनेजुएला के कच्चे तेल में मिलाकर उसे रिफाइन करते थे। अब जब अमेरिका की एंट्री वेनेजुएला में हुई है तो उसे समझ में आ गया कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को निकालना और उसे रिफाइन करना आसान काम नहीं है और इसके लिए ईरान के कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता है। और हो सकता है कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया और ये सोचा गया कि जैसे निकोलस मादुरो के हटते ही वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में चला गया, वैसे ही अयतुल्लाह खamenei के मरते ही ईरान उनका हो जाएगा, ईरान का कच्चा तेल भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है कि यह युद्ध अब अमेरिका के लिए एक कांटे जैसा बन गया है जो हर दिन उसे चुभ रहा है। अब हम आपको तेल उत्पादन पर खर्च दिखाना चाहते हैं तो किस देश में कितना खर्च आता है तेल उत्पादन पर प्रति बैरल। सबसे ज्यादा खर्च नॉर्वे, $60 प्रति बैरल। जूम इन करना होगा आपको थोड़ा सा और, यहां मैं इधर आ जाती हूं, आप जूम इन कीजिए और कीजिए थोड़ा सा और। हाँ, अमेरिका $50 प्रति बैरल खर्च करता है, चाइना $40, $30 कनाडा, वेनेजुएला भी $30, रशिया सिर्फ $20 खर्च करता है प्रति बैरल, ईरान भी सिर्फ $20 और $10 इराक और $4 सऊदी अरब। तो जो खर्च है, अब ऐसे में आप समझ रहे हैं बहुत सारी विशुद्धियां रहती है जिनको साफ करना। इंडेक्स बॉक्स के मुताबिक अमेरिका में एक बैरल पर 159 लीटर कच्चे तेल को निकालने का खर्च $50 होता है। और ऐसे ही हमने आपको, ये सोर्स हमारा इंडेक्स बॉक्स है जिसके हवाले से ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, एक और कारण यह है कि कच्चे तेल के भंडार के मामले में अमेरिका 6ठे स्थान पर है, लेकिन उत्पादन के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है। और यह नंबर हमने आपको पहले भी बताया था। सऊदी अरब और रशिया मिलाकर जितना कच्चा तेल निकालते हैं उतना कच्चा तेल तो अमेरिका अकेले निकाल लेता है। मतलब ये सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ऊपर देखिए उत्पादन में, मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से रिफाइंड ऑयल, तो उसमें अमेरिका सबसे ऊपर है 20.13 मिलियन बैरल प्रतिदिन। सऊदी अरब, मतलब आप देखिए ना, आप सऊदी और रशिया को मिला भी लीजिएगा तब जाके आप उनके बराबर होंगे। तो ये तो स्थिति है फिलहाल अमेरिका की, जो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्शन है एवरीडे का। उसमें आप इस स्पाइक ग्राफ को देख लीजिए, अमेरिका का 20.6 है परसेंटेज, सऊदी अरब लगभग 11.2 और रशिया 11.1। तो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्शन में भी आप समझ रहे हैं इन दो देशों को। अब ऐसे में आपको ये देखना है, अमेरिका को लगता है कि इससे उसका कच्चा तेल का जो भविष्य है सिक्योर हो जाएगा। एक तरफ वेनेजुएला हाथ में, दूसरी तरफ ईरान भी, और इसी वजह से वो ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों को अपनी मुट्ठी में करके उनके कच्चे तेल पर अपनी पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। लेकिन अमेरिका का कच्चा तेल अगर आप देखिए तो अमेरिका का कच्चा तेल जिस तरह से अब तक बेचा जा रहा है, इन देशों को कच्चा तेल अमेरिका के लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। अमेरिका ने सोचा था कि जब वो ईरान पर हमला करेगा तब ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा उन दिनों बड़े प्रदर्शन की बात हो रही थी और जब ईरान में सड़कों पर लोग पहुंच रहे थे तो अमेरिका जमकर उनकी प्रशंसा कर रहा था और फिर यही कहा दोनों ने कि हम तो वहां के लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं आज का सच क्या है? आज का सच है कि ये लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन ईरान में नहीं। ईरान में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर रिजीम के खिलाफ नहीं उतरा, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 2 दिन पहले अमेरिका के 50 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करीब 80 लाख लोग सड़कों पर उतरे। पूरे अमेरिका में 3000 से ज्यादा जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली निकाली गई। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में उतरे लोगों का कहना है कि वो उनकी नीतियों से नाराज है। इन लोगों का गुस्सा ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने, इमिग्रेशन पॉलिसी पर सख्ती करने और बेकाबू हो रही महंगाई को लेकर है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान इन प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के खिलाफ पोस्टर्स लहराए। इन दोनों को पद से हटाने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला बड़ा प्रदर्शन पिछले साल जून में हुआ था, उसके बाद अक्टूबर 2025 में, और अब तीसरी बार जब ट्रंप की नीतियों के खिलाफ
लोग सड़कों पर हैं। मार्च 2026 नो किंग्स रैली का आयोजन करने वालों का कहना है कि अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों की तुलना में इस बार कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए और सबका एक ही लक्ष्य है, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस को पद से हटाना। कहां तो ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और कहां उन्हें ही पलटने के लिए लोगों पर सड़कों पर निकल रहे अमेरिका में। इन प्रदर्शनों को नो किंग्स रैली का नाम देने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। ये केवल विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि इसके संबंध अमेरिकी लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़े हैं। नो किंग्स का मतलब यह है कि अमेरिका के लोग किसी राजा या तानाशाह को नहीं मानते। यह नारा लगाने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति देश के लोकतंत्र और कानून से बड़ा नहीं है। अमेरिकी लोगों का मानना है कि पिछले कुछ समय में राष्ट्रपति की शक्तियां काफी बढ़ा दी गई हैं और इसके अलावा न्यायालय, मीडिया और चुनावी प्रक्रिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप आम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि अपने हिसाब से फैसले लेकर देशवासियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। दरअसल लोगों का गुस्सा ईरान युद्ध को लेकर भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईरान से अमेरिका की सीधी दुश्मनी नहीं है। यह युद्ध केवल इजराइल और ईरान के बीच होना चाहिए था। लोगों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध छेड़कर अमेरिका को एक नई मुसीबत में झोंक दिया है, जिसकी वजह से देश के हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह के विरोध प्रदर्शन साल 2003 में भी हुए थे, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उन्होंने नष्ट करना जरूरी समझा। दावा तो यह था कि इराक के पास रासायनिक और बायोलॉजिकल हथियार है। उस वक्त अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। लाखों लोगों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ने का विरोध किया था। प्रदर्शनकारियों ने तब कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दावा ही गलत है। लोगों का यह भी मानना था कि इराक ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, इसीलिए उसके खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद केवल संदेह के आधार पर अमेरिका ने इराक के खिलाफ जंग छेड़ी और करीब 1 महीने में ही बगदाद पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के खत्म होने के बाद कभी कोई रासायनिक, कभी कोई बायोलॉजिकल हथियार, कभी कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। अमेरिका ने कई युद्ध लड़े और ऐसा नहीं है कि हर बार वहां के लोगों ने अपनी सरकार या राष्ट्रपति का विरोध किया हो। जैसे अफगानिस्तान युद्ध 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक बड़ा हमला हुआ था, जिसे अलकायदा ने कराया था। यह अमेरिका के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए। इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया था। उस वक्त अमेरिकी लोगों ने अपनी सरकार और अपने राष्ट्रपति का पूरा समर्थन दिया था। उस वक्त भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी अमेरिका के लोग मानते हैं कि किसी अन्य देश के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए जब अमेरिका को उनसे सीधा खतरा, और इसी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान वॉर का समर्थन किया। लेकिन ईरान वॉर उसके वो विरोध में। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने एक और प्रॉक्सी संगठन को लगा दिया है। उसने लेबनान से हिजबुल्लाह को पहले ही उतार दिया था, लेकिन अब लगभग 1 महीने तक शांत रहने के बाद यमन से जो हूती आतंकी हैं, वो अब युद्ध के मैदान में उतर गए हैं और ये बहुत खतरनाक संकेत है। ईरान समर्थित हूती आतंकी लाल सागर यानी रेड सी और अदन की खाड़ी के क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं। ईरान युद्ध में हूती आतंकियों का उतरना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और सिर्फ इजराइल ही नहीं, जिस क्षेत्र में हूती आतंकी ऑपरेट करते हैं वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट का क्षेत्र है, जो दुनिया के व्यापार का एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। अभी तक देखिए, ये जो हूती हैं, हूती आतंकियों ने ईरान युद्ध से दूरी बनाई हुई थी। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक इनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था या कहीं से इन्होंने हमला नहीं किया था। लेकिन 28 मार्च को हूती आतंकियों ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी और इनमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले से एक दिन पहले 27 मार्च को हूती आतंकियों ने ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उतरने का ऐलान किया। फिर अगले ही दिन उसने दक्षिणी इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। हूती आतंकियों के प्रवक्ता ने इजराइल पर हुए हमलों की जानकारी दी। उनके मुताबिक 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया। उनके निशाने पर इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे और दावा यह किया कि ये हमले कामयाब रहे। ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब हूती आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है। इस हमले की पुष्टि इजराइल ने भी की है।
उनके मुताबिक येमेन की ओर से आ रही एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और उसे नष्ट भी कर दिया गया, लेकिन दूसरी मिसाइल को लेकर इजराइल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इजराइल की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि उन्हें पता था कि ईरान युद्ध में देर सबेर हुती आतंकी भी उतरेंगे और इसके लिए वो पहले से तैयार थे। हुती आतंकियों का यह मिसाइल अटैक बेरशेबा पर किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहां पर इजराइल का एक परमाणु रिसर्च सेंटर भी है। हुती आतंकियों ने जिन हमलों का इस्तेमाल किया उसका नाम फिलिस्तीन 2 था और ये लंबी दूरी की एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं। ये हमले सीधे यमन से हुए जिसकी दूरी इजराइल से देखिए करीब 1500 से 2000 किलोमीटर है। इस बीच आपको बताएं, संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कड़ा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण देश अब नक्सलवाद की समाप्ति की दहलीज पर खड़ा है। असल में जब चाइना में कम्युनिस्ट शासन आया तो कुछ लोगों को लगा कि भारत में खूनी संघर्ष करके कम्युनिज्म को लाया जा सकता है और इसके बाद से ही देश में नक्सलवाद की शुरुआत हुई। वो विपक्ष पर आक्रामक थे और इसी के साथ साथ अब देश में नक्सली हमलों में 2700 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान जो शहीद हुए उसका भी उन्होंने जिक्र किया, जबकि 4100 से ज्यादा आम नागरिक नक्सली हमलों की वजह से मारे गए। वो विपक्ष पर आक्रामक थे, लेकिन इस बड़ी कामयाबी पर भी उन्होंने पूरे देश के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला है। और जो मिल जाते हैं वो आम हो जाते हैं, खास वही है जो काश में है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।